नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आज सुबह 6 बजे के शेड्यूल पे आपके सामने पुनः हाजिर हुआ हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की बात शुरू करते हैं चाय के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आज के इस करंट अफेयर सीरीज का। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल के हिस्से रूप में डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। पहली चीज तो आप ये समझिए कि चक्षु का मतलब क्या होता है, आई, आंख, ठीक है ना। तो एक आंख प्लेटफॉर्म को और दूसरा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है किस विभाग ने। तो ठीक है, तो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु प्लेटफॉर्म को एक साथ लाने का काम जो है वो डॉट ने किया है। डॉट अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अर्थात दूर संचार विभाग ने। किसने किया है इस काम को? दूर संचार विभाग ने किया है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दूर संचार विभाग। आइए अगली स्लाइड पे देखते हैं इसके बारे में। दूर संचार विभाग, ये देखिए लिखा है डॉट ने संचार साथी पोर्टल के माध्यम से स्पैम और धोखाधड़ी कॉल से निपटने के लिए चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीआईपी की, अब अगली बार से अपन इसे डीआईपी बोलेंगे, तो डीआईपी की शुरुआत की है, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि चक्षु जिसका अर्थात है आंखें, ये संचार साथी .gov.in/SFC पर उपलब्ध भी है। आप इसे जाके वहां पे चेक कर सकते हैं, जिससे नागरिकों को संदिग्ध संचार की रिपोर्ट करने में, आपके पास कोई भी स्पैम कॉल आता है, कोई फ्रॉड कॉल आता है, कोई मैसेज ऐसा आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उस मैसेज को इस संचार साथी ऐप पे जाके उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगली बार से इस तरह की कोई भी मैसेज या स्पैम जो है आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पे या पॉम टॉप पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। डीआईपी जो है वो दूर संचार सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले हितधारकों के बीच खुफिया जानकारी। कुल मिला के ये है कि जो भी वित्तीय संस्थान हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रुपए का लेन देन होता है, वहाँ पे इस तरह के स्पैम की बहुत ज़्यादा आशंका बनी रहती थी, और उस स्पैम की आशंका को रोकने के लिए भारतीय दूरसंचार निगम ने इस पे एक काम किया है, डॉट ने, ठीक है, दूरसंचार विभाग ने। और उसके साथ ये 2 ऐप लॉन्च किए हैं ताकि आप अपनी शिकायतों को जल्द से जल्द वहां पे रिपोर्ट करा सके और उसमें त्वरित कार्यवाही की जा सके, ठीक है। देखिए उसका चक्षु का जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा बना हुआ है, अगली स्लाइड पे ये देखिए, ये है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीआईपी और दूसरा है चक्षु। ये दोनों को एक साथ मिला के ये ऐसा एक ऐप लॉन्च किया गया है, सिक्योरिंग डिजिटल इंडिया। ये डिजिटली इंडिया को सिक्योर, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है कि हम इंडिया को कैसा कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो उसको सिक्योर करने के लिए ये 2 ऐप इन्होंने अभी एक साथ लॉन्च किए हैं। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए वैश्विक मंच पर 5 मार्च 2024 को विश्व बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और तीसरा है यूनिसेफ। तो 3 संस्थान इसमें मिले हुए हैं, पहला है यूनिसेफ, दूसरा है विश्व बैंक और तीसरा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट। इन्होंने अभी धनराशि देने की घोषणा की है। उस धनराशि का अमाउंट कितना है? तो उस धनराशि का अमाउंट है $600 मिलियन। कितना है? $600 मिलियन, ठीक है। अब आपको पता है विश्व बैंक जो है पूरे विश्व में अमेरिका में स्थित है, ठीक है, और विश्व बैंक पूरे दुनिया को लोन देने का काम करता है। यूनिसेफ जो है वो पूरी दुनिया में जो भी कहीं पे क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, ठीक है, और भारत में या विश्व में कहीं भी अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है, जैसे पोलियो में भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बहुत सारा डोनेट किया था, जैसे भारत में टाटा ट्रस्ट करता है, ठीक है, उसी तरह से पूरे विश्व में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करता है। तो अभी इन्होंने तीनों ने मिल के $600 मिलियन की घोषणा की है। चले आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो सबसे पहले बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेट्स फाउंडेशन के नाम पे ये 1994 में इसे जोड़ा गया था, ठीक है ना। 1994 में इसे बनाया गया, इसके नाम पे, विलियम एच गेट्स के नाम पे, ठीक है ना। और उसके बाद ये सह संस्थापक के पिता के नाम पर रखा गया था, अर्थात ये बिल गेट्स के पिता के नाम पर था, ठीक है। उसके बाद सन 2000 में क्या हुआ, ये गेट्स लर्निंग फाउंडेशन में विलय हो गया। इसका किसका विलय हो गया? विलियम एच गेट्स फाउंडेशन का जो विलय है वो किसमें हो गया? गेट्स लर्निंग फाउंडेशन में हो गया।
और इनकी शादी जो है वो बिल गेट्स की शादी जो है मेलिंडा गेट्स से हुई है। हालांकि हाल ही में अभी ये डाइवोर्स हो चुका है दोनों का, और दुनिया का सबसे महंगा डाइवोर्स माना गया है। ठीक है, तो इससे बाद में गेट्स लर्निंग फाउंडेशन जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन होने लगा। और 2006 में उस समय के जो सबसे अरबपति आदमी थे वॉरेन बफे, दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति हैं वो वॉरेन बफे, बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर थे। उन्होंने भी अपना जो धन है वो अपना निवेश किया कहाँ पे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में। और उसके बाद इसमें एक नया नाम, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसमें एक नाम जुड़ गया, ट्रस्ट। ठीक है ना, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट हो गया है ये। ठीक है ना, तो अब इसके इतिहास आप समझिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लास के अंदर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े करंट अफेयर। ठीक है, तो अपन 2 से 3 बार या 4 बार उसी चीज को रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में वो चीजें अच्छे से बैठ जाएं। तो सबसे पहले 1994 में विलियम एच गेट्स फाउंडेशन बना। उसके बाद गेट्स लर्निंग फाउंडेशन में इसका विलय हो गया। उसके बाद वो बन गया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और वॉरेन बफे के निवेश के बाद उसे क्या कह दिया गया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हो गई। ठीक है ना, अब ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसके ये 4 जगह पे वो काम करता है। याद रखना है कि बिल और मेलिंडा ही इसके एकमात्र ट्रस्टी हैं। ठीक है ना, मतलब इसके बाद वो संपत्ति किसकी हो जाएगी, सरकार की हो जाएगी। ट्रस्ट में यही होता है कि जो ट्रस्टी होते हैं उनके जाने के बाद वो संपत्ति किसकी हो जाएगी, सरकार की हो जाती है। ठीक है, तो अनुदान देने वाले क्षेत्रों में कौन कौन है, एक तो वैश्विक विकास कार्यक्रम इस पर अनुदान देता है, दूसरा है वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तीसरा है विकास एवं अवसर कार्यक्रम, और चौथा है वैश्विक नीति और वकालत। ठीक है, अब इन महान दंपति का अपन आपको फोटो दिखाते हैं आपकी अगली स्लाइड में। ये हैं दुनिया के सबसे रिच व्यक्ति बिल गेट्स, और ये है उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स। ठीक है ना, और इन्हीं के नाम पे ये पूरा बना हुआ है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल की सफलता पर प्रकाश डाला है। अमूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में सबसे फेमस अगर दूध उत्पादन का कोई ब्रांड है भारत में, उसका क्या नाम है, अमूल। और आपने बचपन से अपने टेलीविजन में सुना होगा अमूल दूध पीता है इंडिया, ये उसका फेमस लोगो रहा है। ठीक है ना, अमूल का। तो ये अमूल की स्थापना जो है ये 1946 में हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी, 1946 में हुई थी। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये आपने इसे देखा होगा हमेशा, ये अमूल का लोगो है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और अमूल की जो कंपनी है उसका नाम क्या है, अमूल कंपनी है। कंपनी जो सहयोगी है, डेयरी फार्म है, मतलब दूध से बने सारे उत्पाद जो हैं वो इनके यहाँ बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 14 दिसंबर 1946 को, मतलब आज से लगभग 77 साल पहले। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था त्रिभुवन दास पटेल। कौन थे, त्रिभुवन दास पटेल। और ये जो मुख्यालय है इसका वो आनंद जिला है गुजरात में, वहां पे इसका मुख्यालय बना हुआ है। दुनिया भर में इसके प्रोडक्ट जाते हैं। वर्तमान के प्रबंध निर्देशक जयेन मेहता है। कौन है, जयेन मेहता। स्थापना किसने की थी, त्रिभुवन दास पटेल ने की थी। वर्तमान में कौन है, जयेन मेहता है। ठीक है, और इसमें दूध के सारे उत्पाद मिलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ हुआ? ठीक है ना, अभी याद रखिएगा कानपुर जो है वो नहीं होगा, वाराणसी भी नहीं है, अयोध्या भी नहीं है। अभी कहाँ पे हुआ है, आगरा में हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि आगरा जो है वो दिल्ली के नजदीक है, तो आगरा में अभी इसका उद्घाटन किया गया है। अब याद रखिए कि भारत में मेट्रो रेल का पहला उद्घाटन कब हुआ? भारत में जो मेट्रो रेल की शुरुआत है वो कब हुई थी, 84-85 में हुई थी। और उसका क्या नाम रखा गया था, कलकत्ता मेट्रो रेलवे। क्या नाम दिया गया था, कलकत्ता मेट्रो रेलवे। याद रखेंगे कि भारत में 16 रेलवे जोन है और एक पहले मेट्रो रेलवे जोन था, जो कौन सा था, आपका कलकत्ता था। ठीक है ना, कोलकाता। तो कोलकाता में सबसे पहले 1984-85 में कलकत्ता मेट्रो रेलवे की स्थापना हुई है। और उसके बाद 2002 में 24 दिसंबर 2002 में दिल्ली के शाहदरा से 30 हजारी के बीच पहली मेट्रो ट्रेन चली। तो दूसरा जो हेड ऑफिस बना उसका वो क्या बना था, दिल्ली बना था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब इसी में आप ये भी देख लें कि भारत में कुल कितने रेलवे के मुख्यालय हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है मध्य रेलवे। कौन सा आता है, मध्य रेलवे। और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई टर्मिनस पे है। ठीक है ना, इसी को अपन लिख सकते हैं सेंट्रल रेलवे। और सेंट्रल रेलवे का, अब ये देखिए ट्रेनों के डिब्बे में लिखे रहता है ना, मरे उरे ऊपरे कपूरे पमरे, ये सब वही है। इनके जो शॉर्ट फॉर्म है वो ऐसे ही आएंगे। ठीक है ना, इनका मैं लिखते चलता हूँ, इंग्लिश का जो शॉर्ट फॉर्म है वो मैं आपको मैं देते चलता हूँ।
तो मध्य रेलवे अर्थात सेंट्रल रेलवे, और सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो क्या है, मुंबई टर्मिनस है। उत्तरी रेलवे अर्थात नॉर्दर्न रेलवे, और नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, ठीक है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट रेलवे। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, क्या, ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, और ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है मालेगांव, मालेगांव गुवाहाटी असम, मालेगांव गुवाहाटी असम में इसका मुख्यालय है। और ये एक ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, मालेगांव ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक्यूज पाई गई थी साध्वी प्रज्ञा, जो बीजेपी से भोपाल सांसद रही हैं अभी तक, भोपाल से सांसद थी, ठीक है ना। उस केस में वो बरी हुई, उसके बाद यहाँ से भोपाल से उनको टिकट मिली और उसके बाद उन्होंने जीता भोपाल सीट को, भोपाल से सांसद रही हैं अभी तक। मालेगांव ब्लास्ट बड़ा फेमस था ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है पूर्वी रेलवे अर्थात ईस्टर्न रेलवे, और ईस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कोलकाता में है। उसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी रेलवे, ठीक है ना, अर्थात साउथ ईस्ट रेलवे, और ये भी कहाँ पे है, गॉर्डन रीच कोलकाता में है। साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पे है, कोलकाता में है। उसके बाद आता है दक्षिणी मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, तो साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में, कहाँ पे है, सिकंदराबाद में है, ठीक है ना। साउथ रेलवे, तो साउथ जाने के लिए आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, चेन्नई, ठीक है ना, तो चेन्नई एक्सप्रेस, और चेन्नई एक्सप्रेस आप पकड़ के कहाँ पहुंच जाएंगे, चेन्नई सेंट्रल पहुंच जाएंगे। तो साउथ रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, नॉर्थ रेलवे का दिल्ली में है, ईस्ट रेलवे का कोलकाता में है, तो वेस्ट रेलवे का कहाँ होगा, मुंबई में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए आ ही गया वेस्ट रेलवे, तो वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई चर्चगेट में है, ठीक है। चले उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, और साउथ सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, हुबली कर्नाटक में है, कहाँ पे है, हुबली कर्नाटक में है। उसके बाद आता है उत्तरी पश्चिमी रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, और नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय है जयपुर पिंक सिटी, ठीक है ना, राजस्थान, इसको क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी मध्य रेलवे, ठीक है ना, WCR का मुख्यालय कहाँ पे है, जबलपुर में है। फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद नहीं, अभी से काट के प्रयागराज कर लीजिएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो प्रयागराज में है। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पे है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आता है पूर्वी तटीय रेलवे, ठीक है ना, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, तो ईस्टर्न कोस्टल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्वी मध्य रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, आपके हाजीपुर बिहार में है, ठीक है ना, तो हाजीपुर बिहार में। उसके बाद आता है एमटीपी जो है वो मेट्रो टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है ना, मेट्रो टर्मिनल पॉइंट, मेट्रो रेल का मुख्यालय है, और ये पहला ही बार जब खुला था 1984-85 में, 1984-85 में, तो ये पार्क स्ट्रीट कोलकाता में खोला गया है, ठीक। उसके बाद अभी ये दो नए बने हैं, ये अभी तक जो पहले थे 17 थे, और 2021 के बाद से ये दो जोड़े गए, जिसमें से एक है दक्षिणी तटीय रेलवे, ठीक है ना, सादर्न कोस्टल रेलवे SCR, और इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। और दूसरा है कोंकण रेलवे, और इसका मुख्यालय ये मुंबई से गोवा तक है, ठीक है ना, कोंकण तट के आसपास ये कोंकण रेलवे, तो ये दो मुख्यालय अलग से जुड़ गए हैं, ठीक है। आपको रेलवे में ये 19 रेलवे जोन आपको याद रखने हैं। चले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को किस शहर में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। ये डेफ कनेक्ट जो है वो डिफेंस को कनेक्टिविटी देने के लिए है। डेफ जो गूंगे और बहरे हैं, मतलब जो फिजिकल प्रॉब्लम है उससे नहीं है, ये डिफेंस को कनेक्ट करने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। ये देखिए, नई प्रौद्योगिकी के मद्देनजर भारत को विकसित देश बनाने के लिए उन्होंने देश को एक ज्ञानवान समाज बदलने पर जोर दिया है, जिसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। आज नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि अदिति, कल अपन ने पढ़ा था अदिति योजना, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था ना अदिति योजना, अदिति या असीम। अदिति का अर्थ क्या होता है, देवताओं की माँ है। एक तो हमारे इंडियन
जो वैदिक नियम है उसके आधार पे अदिति जो है वो देवों की माँ है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम को या पूरे कंप्लीट डिफेंस सिस्टम को चालू करने के लिए अभी हाल ही में शासन ने 30 नई जो डिफेंस कंपनियां हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए सोचा, और 17 पे उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है, जिसमें से थल सेना की 3 है, ठीक है ना, 5 नौसेना की है और 5 वायुसेना की हैं, और उसके अलावा जो 4 डिफेंस स्पेस सिस्टम एजेंसियां हैं उनमें 4 हैं, ठीक है ना। तो टोटल 17 कंपनियों पे भारत सरकार ने अपना इन्वेस्ट भी कर दिया है और लगभग 30 कंपनियों तक इसे ले जाना है। और इसमें जो मेन काम है वो लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2018 में शुरू किया था, ठीक है ना। किसके साथ मिलके? आईडेक्स के साथ, ठीक है ना। आईडेक्स और डीआरडीओ मिलके इसे पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है कि ये डिफेंस सिस्टम है और अभी 30 कंपनियों तक इसे ले जाना है, और 30 में से 17 कंपनियों पर कार्य प्रारंभ हो गया है। चले अगला देखते हैं। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है आचार्य लोकेश मुनि। कौन है? आचार्य लोकेश मुनि को, ठीक है। ये देखिए, ये हैं आचार्य लोकेश मुनि जी, और ये हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, ठीक है ना, विदेश मंत्री। और आपको पता होगा इस समय बहुत फेमस चल रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, कि भारत की जो विदेश नीति है उससे सबसे बड़ा काम इन्हीं का है। और बहुत सारे जो अभी जैसे इराक युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जहाँ भूकंप आए, ऑस्ट्रेलिया में चाहे प्रॉब्लम रही हो, चाहे ईरान वाली प्रॉब्लम थी, उसके पहले सीरिया वाली प्रॉब्लम थी, सीरिया से पहले आपके अभी जब रशिया और यूक्रेन का विवाद हुआ तो वहाँ पे चाहे प्रॉब्लम रही हो, भारतीय बच्चों को, एक भी भारतीय बच्चे को प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ। उसके पीछे हमारी विदेश नीति बहुत ज़्यादा कारगर रही, और विदेश नीति के पीछे केवल एक शख्स का सबसे बड़ा योगदान था भारत में, जिनका नाम है एस जयशंकर जी। इनकी कूटनीति जो है, एक आईएएस परिवार से बिलोंग करते हैं, लगभग इनके परिवार में 17 लोग जो हैं वो आईएएस लॉबी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये स्वयं आईएएस रहे हैं और उसके बाद इस फील्ड पे हैं, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है इसी पे कि तो विदेश मंत्री जो हैं इन्हें वैश्विक जैन शांति दूत सम्मान से सम्मानित किया गया है, और ये कर्नाटक में एक कार्यक्रम में किया जाएगा जो कर्नाटक के हुबली बरूर में जैन तीर्थ नवग्रह तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये कहाँ के हैं? वैसे कर्नाटक में हुबली क्षेत्र के आसपास है, ठीक है। और वहीं पे इन्हें एस जयशंकर जी जो है वैश्विक जैन शांति दूत सम्मान से सम्मानित करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत में स्थापित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPE, ठीक है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थापित की है। तो ये 3 जगहों पर स्थापित की है। कहाँ पे? 3 जगहों पर स्थापित की है, ठीक है ना। चले इसके बारे में देख लेते हैं। पहले इसका जो पहला नाम था वो था तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975। क्या नाम था इसका? तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975। और उसे बाद में केंद्रीय पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसे बाद में उस पर CIPET पे कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। और इसके माध्यम से जो है CIPT का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो शिक्षा और अनुसंधान जैसे संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान देना रहा है। इनका जो महत्वपूर्ण काम है वो प्लास्टिक उद्योग में अपने देश को आगे ले जाना है, ठीक है। ये देखिए, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPT की स्थापना 1968 में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मदद से चेन्नई में की गई थी, और यह उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, जिसका मुख्यालय जो है वो गिंडी चेन्नई में है। अभी हाल ही में जब अपन इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आते हैं तो इसका क्वेश्चन जो है, ठीक है ना,
कि कितनी जगहों पर इसे स्थापित किया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि ये 3 जगहों पर स्थापित किया गया है। एक तो है ये मंडी हरियाणा, दूसरे नंबर पे है ग्वालियर मध्य प्रदेश, और तीसरा है रांची। झारखंड। ठीक है ना, तो ये 3 जगह पे अभी भारत शासन ने इसको आगे भी किया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बेरोजगारी संकेतक रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 3.6% से घटकर 2023 में कितने प्रतिशत हो गई है। याद रखेंगे, पहले हमारी जो बेरोजगारी दर थी वो 3.6 थी, अब घट के 3.1% रह गई है। ठीक है ना। चले, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि बेरोजगारी है क्या। ठीक है ना, तो बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है जो व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो रोजगार योग्य हैं लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी सक्रिय रूप से रोजगार मिल नहीं पा रहा है। ठीक है ना, कार्यबल के वे लोग शामिल हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास उपयुक्त नौकरी नहीं है। बेरोजगारी दर से मापा जाता है। ठीक है ना, और मूल रूप से जो बेरोजगारी है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली चीज तो मांग की कमी। ठीक है ना, जैसे आप देखिए कि जो पहले लोग इंजीनियरिंग करते थे, इंजीनियर्स बहुत कम होते थे, तो पहले इंजीनियरों को तुरंत नौकरियां और बहुत अच्छी प्लेसमेंट ऑफर मिलते थे। धीरे धीरे इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए कि इंजीनियरों की एक बाढ़ सी आई, और उस बाढ़ में क्या हुआ कि उतने गुणवत्ता युक्त इंजीनियर जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो एक वैश्विक समाज में बहुत सारे इंजीनियर हो गए जिनके लिए उतनी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल पाई। ठीक है, तो ये भी एक कमी रही कि मांग में कमी है। दूसरी, घर्षणात्मक। ठीक है ना, अगर कोई दूसरा उस काम को उससे कम में कर रहा है तो आप उपयुक्त व्यक्ति होने के बाद भी कैसे रह जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। तीसरा है संरचनात्मक, और चौथी है स्वैच्छिक बेरोजगारी। ये सबसे ज्यादा है भारत में, स्वैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है ना, पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग घर में बैठे हैं लेकिन केवल तैयारी पे लगे हुए हैं कि हाँ जब आएगी तो आएगी, नहीं तो 10-10 साल लोग ऐसे ही गुजार दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये स्वैच्छिक बेरोजगारी के एक प्रकार है। इसी पे आ जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे गाँव में 5 एकड़ खेत है, उसी पे 10 लोग लगे हुए हैं पूरे घर के। ठीक है ना, जबकि वो काम 2 लोग भी मिलकर कर सकते हैं, तो 8 लोग उसमें छुपे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक टाइप है। चलिए, हाल ही में किन राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा नामक एक पहल शुरू की है। तो अभी इसको हाल ही में लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। किसने किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो इन्होंने अभी लॉन्च किया है। देखिए इसके बारे में, माई युवा जो पहल है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना माई युवा जो है, इसमें एक चीज समझिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश शासन ने 1000 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट किया है, और इसमें 5 लाख तक जो है वो बिना ब्याज के, ठीक है ना, उसमें कोई भी ब्याज नहीं लगेगी। एक ऐसा अमाउंट दिया जा रहा है उद्यमियों को कि आप अपना कोई भी रोजगार प्रारंभ करिए, उसमें जो यूपी गवर्नमेंट है वो आपको 5 लाख तक कोई भी कोलेटरल के, मतलब आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, और आपको उस पर ब्याज नहीं लगेगी। लगभग 3 या साल तक है इसमें, है ना, 3 साल तक उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगी। आपको एक अमाउंट दिया जाएगा, आप उससे अपना काम शुरू करिए और फिर धीरे धीरे उसे शासन को लौटा दीजिए जो मूल रकम आपने ली हुई है। तो इस पर लगभग 1000 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से किया हुआ है। ठीक है, चले नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खाद्य वितरण कंपनी ने आईआरसीटीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है जिसके तहत वो ट्रेनों में प्री ऑर्डर किया गया भोजन वितरित करेगा। तो वो उसका आंसर है स्विगी। ठीक है ना, किसने किया है, स्विगी। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये आईआरसीटीसी का लोगो है जो भारतीय रेलवे के साथ लगभग 40/60 के रेशियो पे काम कर रही है। ठीक है ना, और ये खान पान के साथ पर्यटन निगम भारतीय रेल का उप विभाग है जो खान पान की व्यवस्था कैटरिंग करता है, टूरिज्म भी देखता है, और ऑनलाइन टिकट संबंधी, जब भी आप ऑनलाइन टिकट देखते हैं तो उसमें एक लोगो लगा रहता है ऊपर आईआरसीटीसी का, तो ये यही करता है। ठीक है ना, तो ये पूरा काम ये संभालता है, आईआरसीटीसी संभालता है। नेक्स्ट इस पे देखें स्विगी के बारे में।
है ना। तो स्विगी का ये लोगो है, अगर आप लोगों ने कभी ऑनलाइन फूड मंगवाया होगा तो आपको ये दिखा होगा स्विगी का लोगो, और स्विगी के ऐप आता है, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना है आज से 10 साल पहले 2014 में हुई थी, और ये 300 प्लस सिटीज़ में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके जो वर्तमान संस्थापक हैं वो नंदन रेड्डी हैं, श्रीहर्ष मजेटी हैं और राहुल जैमिनल हैं, ठीक है ना। ये 3 लोग इस पे काम कर रहे हैं। चलिए, भारतीय आधुनिक कला पर एक पुस्तक द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, द जेम्स, ठीक है ना, रत्न, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट लॉन्च की गई। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? हरीश खुल्लर जी हैं, ठीक है ना। इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम क्या है? द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है ना, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये किताब इन्होंने लिखी है। ये देखिए, ये जो है ये नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी जी, और इनके बगल में ये जो खड़े हैं इनका क्या नाम है? हरीश खुल्लर, ठीक है ना। ये हरीश खुल्लर जी हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक लॉन्च की है, और इस पुस्तक लॉन्च के मौके पर सारा कुछ को अवार्ड जो है वो दिए गए हैं, ठीक है ना। 20वीं सदी के भारतीय आधुनिक और समकालीन कला के व्यापक संग्रह का एक दस्तावेज है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, और ये लगभग 300 पन्नों का एक पुस्तक है, जिसे श्री नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल और SPS बघेल ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए, हाल ही में किस शहर में भारत के इन स्पेस सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है? हमेशा याद रखिएगा, इन स्पेस सैटेलाइट की जब भी बात आएगी तो उसका आंसर क्या होगा? अहमदाबाद होगा। क्या होगा इसका आंसर? अहमदाबाद होगा। चलें, ये देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अहमदाबाद में इन स्पेस के तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया, जो भारत के अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है ना। और इसका जो स्थान है वो भोपाल अहमदाबाद में है, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से क्या करना है? उपग्रहों और पेलोड की ओर निर्देशित लॉन्च वाहन, सिमुलेशन और मिशन योजना के लिए अतिरिक्त प्रावधान इस पे विकसित किए गए हैं। क्योंकि अभी क्या है, पेलोड में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना। जब मिशन मार्स चल रहा था हमारा, तो मिशन मार्स में सबसे दिक्कत क्या होती थी? पेलोड की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो लोड लेके उतना, जब उसे घूमना था तब वो उतना लोड लेके चलने के लिए समर्थ नहीं था हमारा पेलोड इंजन, ठीक है। तो फिर उसके लिए वो वाली टेक्निक अपनाई गई जो आप लोगों ने मूवी में देखी, कि गर्म करके तेल को, फिर उसके 4-6 पुड़ियाँ गैस बंद करने के बाद भी तल ली गई। एक बार जब उस पर जाएगा तो ग्रेविटी के कारण वो फिर से वापस तो आ ही जाएगा, तो उस पेलोड वाहन को बंद कर दिया गया। लेकिन अभी बार बार भाई मिशन मार्स तो पास था, हमें और दूर जाना है। अभी आदित्य 11 हमने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो उसके लिए बार बार पेलोड के उस चीज़ की जरूरत नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो पेलोड को और विकसित करने के लिए इन स्पेस टेक्निक का उपयोग जो है वो अहमदाबाद में किया गया है इसे, ठीक है। ये है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका पूरा अभी इन स्पेस प्रोग्राम अहमदाबाद में इसका गठन किया है। चलिए, 2024 में थीम इंस्पायर इंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ। 2024, इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग, 2024 का जो कब होता है? 8 मार्च, 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो थी वो थी फायर इंक्लूजन, इसके साथ मनाया गया है। और बिल्कुल सभी, हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश के लिए, इस देश की जो वैदिक ऋचाएं हैं या हमारे पुराण हैं वो कहते हैं कि नायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात नारियों की जहाँ पर पूजा होती है, देवताओं का या अच्छी शक्तियों का निवास भी उन्हीं स्थानों पर होता है, ठीक है ना। और हमारे सुभाषित में, हमारे यहाँ जो बच्चे बड़े होते हैं उन्हें घरों के संस्कार से ये मिलता है कि जब आप सुबह उठे और अपने बिस्तर से नीचे उतरते समय उस जमीन में पैर रखने से पहले हम कहते हैं कि माता भूमि हम पृथिव्या, मतलब भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, है ना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादापि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि जहाँ पे हम पैदा हुए वो स्वर्ग से भी अधिक रुचिकर है या आनंद प्रदान करने वाली हैं। ऐसा सदैव माताओं के प्रति, बहनों के प्रति हमारे ये भाव रहे हैं, और उसी भाव से उत्प्रेरित होकर
भारतीय उस पर एक सेंटेंस कहा गया था कि यदि पुरुष पढ़ेगा तो वो केवल एक व्यक्ति को शिक्षित कर सकता है, लेकिन यदि एक महिला पढ़ती है तो वो एक पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। ठीक है, तो इस थीम को हम आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ऐतिहासिक अध्ययन पे हुआ है, ठीक ना। जो इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? 8 मार्च 1857 को न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो बताने लायक है। ये है 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम। और ये देखिए, ये लिखा है हैप्पी वुमेन्स डे। एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार या पूरा समाज शिक्षित हो सकता है। ठीक है ना। और ये 1996 से हर साल एक खास थीम रखी गई है। 2024 की जो अंतर्राष्ट्रीय थीम थी वो इंस्पायर इंक्लूजन रखी गई है। और इस कैंपेन का उद्देश्य रखा गया है कि हर फील्ड में महिलाओं की मौजूदगी का होना जरूरी है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन सभी के लिए है। हर फील्ड में महिलाओं का होना जरूरी है। आप देखिए इस समय जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, हर जगह पे एजुकेटर्स हैं, ठीक है ना, हर जगह पे महिलाओं की जो बढ़ती हुई अनिवार्यता है वो ज़रूरी है। और यदि किसी फील्ड में महिलाओं को बराबर का हक नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए ज़रूर एक प्रश्न है। और ये प्रश्न आपसे भी है, सरकार से भी है, और सभी से। ठीक है, तो महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, इसके लिए वो पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ठीक है ना, तो साइंस बैंगलोर के साथ मिलकर इन्होंने को किया है। ये देखिए, भारत सरकार का जो जल संसाधन विकास मंत्रालय है, जल संसाधन विकास मंत्रालय, इसमें कौन जुड़ा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइंस बैंगलोर, किस पे जुड़े हैं? बांध निर्माण प्रोजेक्ट। ये दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है, ये दोनों मिलके अब बांध निर्माण पे एक साथ काम करेंगे। ये पूरी टीम है जल संसाधन मंत्रालय की भी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की। आप इस पूरी टीम को अच्छे से देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के साथ एक एआई केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग किया है? ठीक है ना, तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। क्या आंसर है इसका? कर्नाटका है। ठीक है, देखिए कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ एक रणनीतिक गठबंधन में राज्य में एक अत्याधुनिक एआई केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। और 29 फरवरी को ये घोषणा जो है वो MOU साइन हुआ, और साइन होने के बाद अस्तित्व में आया। और इसमें आप देखिएगा कि जो विश्व आर्थिक मंच है उसके अध्यक्ष कौन है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा सभी लोग। विश्व आर्थिक मंच के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? बोर्गो ब्रेंडे हैं। इसके संस्थापक कौन थे? क्लॉस स्वाब थे। ठीक है ना, क्लॉस स्वाब। विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? कोलोनी, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये देखिए, ये WCF की टीम है, ठीक है ना, और ये कर्नाटका सरकार है। लोगों ने मिलकर अभी इस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, तो आज की ये 15 क्वेश्चन की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 1 से 2 दिनों के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वहाँ से आप इसका पूरा PDF भी ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।